हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है मैं प्रेसिडेंट से पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा वास्ट टॉपिक है, तो इसको पढ़ने के लिए और थोड़ा ज्यादा सब्र की भी जरूरत है और थोड़ा टाइम की भी जरूरत है। प्रेसिडेंट जो है वो जल्दी खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट पढ़ते हैं फिर। Sorry। इंडियन पार्लियामेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का। ये एक सेंट्रल पिलर समझो इसको। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर कहाँ? वेस्टमिंस्टर क्योंकि ब्रिटिश फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट से कॉपी हुआ है, इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, वेस्टमिंस्टर जगह है ब्रिटेन में। ठीक। फिर पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर पे आते हैं। पार्लियामेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 से 122 पार्ट 5 तक, पार्ट 5 में कवर हुआ है। ठीक है, द यूनियन के हेडिंग से स्टार्ट हुआ ये पार्ट 5। ठीक। पार्ट 1 से पार्ट 4 ए तक मैंने पढ़ाया हुआ है और मैं एक बार रिपीट करता हूँ पार्ट 1 में क्या है। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बीच तक। फिर पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात की गई है, वो आर्टिकल 5 से 5 आर्टिकल 11 के बीच तक है। फिर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में है। फिर पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है, जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक के बीच में है। फिर पार्ट 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था और जो कि पार्ट 4 ए में है। फिर उसके बाद आता है पार्ट 5। ठीक। अब पार्लियामेंट के जो है वो तीन पार्ट्स हैं। एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है या अपर हाउस कह लो। लोकसभा वो हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, उसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना लोकसभा का मेंबर होता है ना राज्यसभा का मेंबर होता है। डिस्पाइट दिस, बावजूद इसके वो पार्लियामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीजन क्या है? क्योंकि कोई भी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा या राज्यसभा में, वो बिल तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता है, तब तक वो एक्ट के तौर पे नहीं माना जाएगा पूरा, जब तक प्रेसिडेंट के साइन ना हो जाए उस पे। तो प्रेसिडेंट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पार्लियामेंट का पार्ट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है पार्लियामेंट का वो। ठीक है। उसके बाद जो है इसका हिंदी नेम जो है राज्यसभा और लोकसभा, वो 1954 में ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। उससे पहले इसको अपर हाउस, सेकंड चैम्बर या हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता था। उसके बाद फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स या हाउस ऑफ पीपल यही कहा जाता था। ठीक है। जो राज्यसभा है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है और जो लोकसभा है वो पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में इसी चीज की बात की गई है। और ये सब डेटा फैक्ट इतना ही जरूरी है इस पार्लियामेंट अभी इस स्लाइड से, तो इसको इसका भी नोट्स बना लेना आप। अब आगे मूव करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा पे आते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो 250 है, जिसमें से 238 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट की बात की गई है। ठीक है, जिसमें से अभी 250 आउट ऑफ 250 मेंबर्स नहीं है। अभी प्रेजेंटली बस 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 225 यानी 225 स्टेट्स के हैं सीट, 8 यूनियन टेरिटरीज के हैं और 12 जो है वो नॉमिनेटेड वाला सेक्शन फुल चल रहा है अपना। ठीक है, 250 में से 225 और 8 ये आधे आधे चल रहे हैं। जब रिक्वायरमेंट होगी, जब डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन भी जैसे अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन हो गया, अगर अगली बार जब 5वां डिलिमिटेशन होगा तो और मेंबर्स बढ़ेंगे, तो फिर 250, अभी फिलहाल के लिए 250 तक वो संख्या रीच कर जाएगी। और राज्यसभा के जो मेंबर्स, राज्यसभा एमपीज जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं एमएलए से। और कैसे इलेक्ट होते हैं? एक प्रोसेस है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये क्या प्रोसेस है? ये पूरा प्रोसेस मैं अभी जब ये सारी स्लाइड समझा दूंगा उसके बाद फिर इसमें देखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है क्या। ठीक है। और जो अब आगे इसमें देखते हैं कि जो सीट्स एलोकेट होती हैं राज्यसभा में,
वो ऑन दे आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से सीट्स एलोकेट होती हैं राज्यसभा में। अगर ज्यादा पॉपुलस स्टेट है तो ज्यादा सीट्स एलोकेट होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश, वो काफी पॉपुलर स्टेट है तो उसकी ज्यादा सीट्स हैं। ठीक है, और जैसे त्रिपुरा, वो कम पॉपुलर स्टेट है तो उसकी सीटें कम है राज्यसभा में। ठीक, ये तो कवर हो गया है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। चलो स्टेट्स में तो चलो ठीक है, विधानसभा है उनका, तो वहां पे एमएलए द्वारा राज्यसभा के मेंबर सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यूनियन टेरिटरीज का क्या, वहां पे तो नहीं है एमएलए, तो वहां कैसे? तो तीन यूनियन टेरिटरी में तो है एमएलए, तो वो तो उनके लिए इलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी जहाँ पे नहीं है, ठीक है, वहां पे एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इसके लिए कि राज्यसभा वहाँ के एमपीज, राज्यसभा एमपी सिलेक्ट किए जाए, इलेक्ट करके भेजे जाएं। ठीक है, और सेम प्रोसेस वहां पे भी होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का। और सिर्फ तीन यूनियन टेरिटरीज हैं राज्यसभा में जिनको रिप्रेजेंटेशन मिला है। तीनों के नाम बताओ आप क्या क्या है, ठीक है, आप कमेंट में लिख करके बताओ मुझे। जो और नॉमिनेटेड मेंबर जो है, 12 नॉमिनेटेड, जैसे मैंने बताया था, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कहाँ कहाँ से, ऐसे मन मर्जी से नहीं नॉमिनेट करता है, वो अलग अलग फील्ड से आए हुए होते हैं। कोई आर्ट से आया होता है, कोई लिटरेचर से आया होता है, कोई सोशल सर्विस से होता है। ये स्पेलिंग इग्नोर कर देना, सॉरी इसके लिए। वो अलग अलग फील्ड से आए हुआ होते हैं, ठीक है, तो वहां से नॉमिनेट किए जाते हैं ताकि कि उन फील्ड्स के मेंबर्स को, उन फील्ड के नोटेबल पर्सन्स भी तरीके से रिप्रेजेंट करें उन फील्ड को, और उस फील्ड का भी की भी बात हो पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। फिर कंपोजिशन ऑफ लोकसभा पे आते हैं। लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स हुआ है 550, ठीक है, और 5, जिसमें से 530 स्टेट्स और 20 यूनियन टेरिटरीज के लिए, जिसमें से करंटली अभी सिर्फ 545 स्टेट्स का 545 सीट्स ही ऑक्यूपाइड हैं, 5 सीट्स अभी भी खाली हैं। जिसमें से 545 में से 524 स्टेट्स के लिए और 19 यूनियन टेरिटरीज के लिए सीट्स हैं। इसमें जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोग, डायरेक्टली खुद अपने एमपी चुनते हैं। जैसे अभी सांसद का चुनाव हुआ था ना, जिसमें लोकसभा का, तो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो आपने वोट किया था, वो प्रोसेस को आपने जो अपनी एक्सरसाइज, जो अपनी राइट एक्सरसाइज की थी, उस राइट का नाम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। यानी सभी को, जितने भी लीगली अलाउड है वोट करने के लिए, 18 साल से ऊपर, और कोई अगर उनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा, क्रिमिनल केस, या जिससे, या फिर कुछ ऐसा जिससे उनको डिबार किया गया हो वोटिंग करने से, ऐसा नहीं चल रहा है, और तो और वो वोट करते हैं, तो उस प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कहते हैं, ठीक है, वोटिंग का। तो अभी लास्ट मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हुआ था, मार्च अप्रैल मई में, जून में इसका, मई में जब रिजल्ट आया था जिसका, मई या जून में, तो वो पूरा जो था वो लोकसभा के ही एमपीज को इलेक्ट करने का प्रोसेस था। ठीक है, तो वो तो याद भी होगा आप लोगों को। फिर जो यूनियन टेरिटरीज का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो यूनियन टेरिटरीज के भी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी एक अलग से एक्ट बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऐसा एक्ट बनाने के लिए एम्पावर किया है, जिससे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकें। ठीक है, तो ये एक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान रखना कि यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1956 जो है, वो पास किया था पार्लियामेंट ने 1956 में, जिससे एमपीज लोकसभा के लिए यूनियन टेरिटरीज से चूज किए जा सके। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स का चलन था वो, लेकिन 2020 में डिसकंटिन्यू हो गया। उससे पहले जो था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोग चूज किए थे। एंग्लो इंडियन क्या, जो ब्रिटिश और इंडियन पेरेंट्स के एमलगमेशन से, यानी उनके शादी करने से जो बच्चे पैदा हुए थे, तो उन बच्चों को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। ठीक है, तो उनकी मेंबर्स की, उनकी कम्युनिटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए 1960s में उनके लिए नॉमिनेशन का प्रावधान रखा गया कि भाई इनके भी मेंबर, ये इनकी भी बात सुनी जाए पार्लियामेंट में। इसलिए दो मेंबर्स को नॉमिनेट करने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन 2020 के बाद, 2019 और 20 में फिर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को लगा, और गवर्नमेंट पार्लियामेंट को भी लगा कि ये इनके अभी काफी एसिमिलेट हो चुके हैं इंडियन कल्चर में, तो अलग से इनके लिए कोई प्रावधान करने की अब जरूरत नहीं है। ये अब इंडियन मासेस का हिस्सा है, तो इसीलिए
ये नॉमिनेशन हट चुका है, अब नॉमिनेट नहीं करते हैं, अब 2 मेंबर्स का नॉमिनेशन 2020 से डिसकंटिन्यू हो गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना आपकी तो किस साल से डिसकंटिन्यू हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो है हम अभी बाद में देखेंगे, पहले आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ। ये जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसको एक अच्छे से समझना ध्यान से, ठीक है। और क्योंकि ये जो सेम प्रोसेस है, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी सेम प्रोसेस इस्तेमाल होता है, ठीक। और जहां जिसको ना समझ में आए वो कमेंट में लिख देना टाइम स्टैम्प लगा करके। और पहले तो एक बार खुद से ही समझना, दोबारा फिर से वीडियो पे जा करके। अगर उसके बाद भी ना समझ में आए तो वो टाइम स्टैम्प लगा के लिख देना कि यहाँ से मुझे नहीं समझ में आया। फिर अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो मैं बता दूंगा, फिर से एक वीडियो बना दूंगा उस टाइम वहां से, कि क्लियरली आपको और क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, अभी तो आप शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। पहले इसका इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसका मतलब होता है कि जितने वोट्स एक पार्टी या कैंडिडेट को मिलते हैं उस प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट्स एलोकेट होती हैं। ये एक स्पेशल मेथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, जो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यूज होता है। मतलब मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या, जहां एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होने होते हैं, ठीक है, उसमें यूज होता है। और इंडिया में जो है राष्ट्रपति और राज्यसभा के इलेक्शंस में स्पेशल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का यूज होता है। अब स्पेशल ट्रांसफरेबल वोट को मैं एसटीवी बोलूंगा, ठीक है, ये काफी बड़ा लंबा हो जाएगा इनको बोलते बोलते। तो एसटीवी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एसटीवी एक रैंक्ड वोटिंग सिस्टम है। रैंक्ड वोटिंग सिस्टम अभी समझा रहा हूँ मैं, जिसमें वोटर्स अपनी पसंद के मल्टीपल कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में रैंक करते हैं। समझे? रैंक वोटिंग सिस्टम क्यों कहा मैंने इसको, क्योंकि उस वो प्रायोरिटी ऑर्डर में उनको रैंक किया जाता है। जैसे फर्स्ट चॉइस ये कैंडिडेट है, सेकंड चॉइस ये कैंडिडेट है, थर्ड चॉइस ये कैंडिडेट है, और ऐसे ही फिर फर्दर जितने कैंडिडेट्स होते हैं उस हिसाब से चॉइसेस इंक्रीज होती जाती है। अगर कोई कैंडिडेट रिक्वायर्ड कोटा, यानी कोटा क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स जो जीतने के लिए यूज होते हैं, जीतने के लिए उस बंदे को चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट वो रिक्वायर्ड कोटा क्रॉस कर लेता है तो उसके एक्स्ट्रा वोट्स दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो वोटर्स की अगली प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। यानी अगर फर्स्ट कैंडिडेट ने रिक्वायर्ड कोटा पा लिया तो सेकंड कैंडिडेट को जो कोटा के बाद की वोट्स होती हैं वो उसको ट्रांसफर कर दी जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो क्या होता है कि अगर कोई कैंडिडेट एलिमिनेट हो रहा है, जैसे किसी कैंडिडेट को एकदम ही कम वोट्स मिले हैं, तो उसके वोट्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके वोट्स फिर कैसे ट्रांसफर होंगे, वो भी प्रेफरेंस के हिसाब से, जो उसे 5वां नंबर किसी का कोई बंदा 5वें नंबर पे है, जो 5वां प्रेफरेंस है किसी का, और वो बहुत ही कम वोट पाया है, सपोज 10 ही वोट पाया है, तो 10 वोट जो है वो प्रेफरेंस के हिसाब से फिर बाकी वोटर्स को, सॉरी बाकी कैंडिडेट्स को मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है एसटीवी का, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ऐसे समझ, अब अच्छे से समझना। चाहो तो एक कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, समझने के लिए। जैसे वोटर है, एक कैंडिडेट को वोट नहीं देता उसमें, एसटीवी में मल्टीपल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस वाइज रैंक करता है। जैसे 5 कैंडिडेट हैं, ABCDE, ठीक है, तो ए को फर्स्ट प्रेफरेंस में रैंक किया, बी को सेकंड प्रेफरेंस में रैंक किया, सी को थर्ड प्रेफरेंस में रैंक किया, और डी को फोर्थ प्रेफरेंस में रैंक किया, ई को फिफ्थ प्रेफरेंस में रैंक किया, ठीक। उसके बाद क्या होता है, कोटा कैलकुलेशन होता है कि मिनिमम कोटा थ्रेशोल्ड कितना अचीव करना है, ये कोटा का कैलकुलेशन होता है। अब कोटा कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला होता है, वो कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वैलिड वोट्स, जितने वैलिड वोट्स हैं, ठीक है, अपॉन सीट्स, कितने सीट्स हैं, फिर सीट्स प्लस वन, फिर ओवरऑल जो ये बनता है उसका, उस पे फिर प्लस वन इक्वल्स टू कोटा, ठीक। समझे आप? मैं लिख करके बता रहा हूँ इसको। जैसे ये देखो, ये फॉर्मूला है कोटा कैलकुलेट करने का, ठीक है। कोटा इक्वल्स टू टोटल वैलिड वोट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्लस वन और ओवरऑल का प्लस वन, ठीक है, इससे कोटा कैलकुलेट होता है। जैसे एग्जांपल मान लो कि 1000 वैलिड वोट्स हैं और 3 सीट्स हैं सेलेक्ट करने के लिए, तो कोटा क्या होगा, 1000 वैलिड वोट्स अपॉन सीट्स यानी 3 + 1 4 प्लस वन, यानी टोटल वैलिड वोट्स 1000 हो गए और सीट्स हो गए 4, 1000 डिवाइडेड बाई 4 इट इज इक्वल टू 250, 250 प्लस वन 251, यानी जो टोटल जो कोटा होगा वो 251 वोट का होगा, ठीक। तो समझ आ गई कैसे कोटा कैलकुलेट हुआ, तो 251 वोट का कोटा हो गया, यानी जीतने के लिए कम से कम 251 वोट चाहिए होंगे, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया हमको। फिर अब देखते हैं उसके बाद, फिर सबसे पहले
कैसे होता है, काउंटिंग कैसे होती है फर्स्ट प्रेफरेंस वोट की। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट होगा वो काउंट होते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को कोटा से ज्यादा वोट्स मिल जाता है तो उससे उसके जो एक्स्ट्रा वोट्स होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे नेक्स्ट प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट को। ठीक है सर, यानी सरप्लस वोट का ट्रांसफर हो जाता है। और जो कैंडिडेट कोटा क्रॉस कर लेता है उसके एक्स्ट्रा वोट्स प्रोपोर्शनली दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर होते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल बताऊं कि अगर किसी कैंडिडेट को, जो पहले कैंडिडेट है उसको 300 वोट्स मिल गए, ठीक है, और कोटा तो 251 का है, तो 49 वोट्स एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा वोट्स जो है वो सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं कि दूसरा प्रेफरेंस किसका है। ठीक, उसका फिर तीसरा प्रेफरेंस किसका है, इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर एलिमिनेशन का दौर आता है, यानी अगर कोई कैंडिडेट कोटा अचीव ही नहीं कर पाता है और सबसे कम वोट्स मिले, यानी पांचवें नंबर से, सपोज फिफ्थ कैंडिडेट था ई वाला, उसको सबसे कम वोट्स मिले हैं, तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक, और उस कैंडिडेट्स के वोट भी नेक्स्ट प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाएंगे। इस एग्जांपल में, अगर इस एग्जांपल के साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन ही सीट्स थी, तो तीन सीट्स के हिसाब से जो थर्ड कैंडिडेट है उसको सबसे कम वोट मिला है, तो उसके वोट हटा दिए जाए, उसके जो वोट्स होंगे वो प्रेफरेंस के हिसाब से दूसरे कैंडिडेट्स को मिल जाएंगे। ठीक है, और तब तक ये चीजें, ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा, लास्ट वाला तब तक एलिमिनेट होता जाएगा, और जब तक कि सारी सीट्स फिल ना हो जाए। सपोज तीन सीट, जब तक तीनों सीट फिल ना हो जाए तब तक ये जी प्रोसेस चलता रहेगा। कौन सा प्रोसेस, एलिमिनेशन वाला प्रोसेस। और एलिमिनेशन वाले वोट को कोटा वाले सिस्टम के थ्रू, तो कोटा के थ्रेशोल्ड के मिलने के थ्रू उसको क्या कहते हैं, जो प्रेफरेंस के ऑर्डर में वोट ट्रांसफर करना। ठीक, ये पूरा प्रोसेस बार बार चलता रहेगा जब तक कि सारे सीट्स फिल ना हो जाए। तीन के तीन सीट्स जैसे फिल हो गए, प्रोसेस वहीं रुक गया। ठीक है, उसके बाद में ये सेम जो प्रोसेस है वो राज्यसभा इलेक्शंस में यूज होता है। ठीक है, और यही सेम प्रोसेस तुम्हारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी यूज होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी जैसे दो तीन चार कैंडिडेट्स होते हैं, तो वहां पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि तो फिर लोकसभा के में अलग तरीके का वोटिंग सिस्टम होता है, राज्यसभा में अलग तरीके का वोटिंग सिस्टम होता है, ऐसा क्यों? तो देखो, इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बहुत डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। पर डिसएडवांटेज जो है वो ज्यादा है कंपेरेटिव टू एडवांटेज। ठीक, तो क्योंकि सबसे पहला डिसएडवांटेज तो इसका यही है कि इसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ही है कैलकुलेशन का। अभी समझने में भी आपको थोड़ी दिक्कत ही हुई होगी सब चीजों को। और मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंटिंग होती है, वोट ट्रांसफर होने की वजह से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये। मान लो जैसे लोकसभा में कितने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे अगर ट्रांसफर करते रहेंगे तो जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन दो तीन दिन के काउंटिंग में रिजल्ट मिल जाता है, तो ऐसे अगर होता रहेगा तो हफ्ता, 10 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ले लेगा काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होते होते। ठीक, उसके बाद फिर मेन दूसरी चीज जो होती है, इंडिया में का एजुकेशन सिस्टम उस समय उतना बढ़िया था नहीं, आज भी तो उतना बढ़िया नहीं है, लिटरेसी रेट तो बहुत कम ही है अपने देश की कंपेरेटिव टू डेवलप्ड नेशंस। मतलब डेवलप्ड नेशन से कंपैरिजन करके बता रहा हूँ मैं, उस हिसाब से तो कम है अपनी लिटरेसी रेट। तो उसकी वजह से वोटर्स को बहुत कंफ्यूजन हो सकती है सब चीज़ों के बारे में, तो उनको समझ में भी नहीं आएगा चीज़ें। तो इसलिए उनको समझाना भी मुश्किल हो जाएगा कि भाई अब वो कोई वोट देके कहे कि नहीं मेरा कैंडिडेट हार रहा है, तो उसको कौन समझाने जाएगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए भी क्या कहते हैं, ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस हो जाता है। उसके बाद फिर सिंगल सीट इलेक्शंस के लिए ये उतना सही है भी नहीं। लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस के लिए सिस्टम आइडियल है भी नहीं, क्योंकि मल्टीपल सीट्स के लिए डिजाइन किया गया है इसको। ठीक है, इसलिए थोड़ा ये टीडीएस प्रोसेस, इसलिए ये डिसएडवांटेजेस है, इसलिए इसको लोकसभा में ना यूज करके राज्यसभा में यूज करते हैं, ताकि वोट्स भी कम बर्बाद हों और आम जनता तक इसका वो ना पहुंचे, और ये इस्तेमाल भी हो जाए। तो यही रीजन है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का राज्यसभा में यूज करने का। तो अगर आपको समझ में आ गया सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, तो कॉन्ग्रेट्स, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा आप देखो। फिर भी ना समझ में आया तो जहां से नहीं समझ में आया वो टाइम स्टैम्प डाल देना, और क्या नहीं समझ में आया उसमें वो कमेंट में लिख करके बता देना मुझे कि ये चीज नहीं समझ में आया है। मैं उसको कोशिश करूंगा और सिंप्लीफाई करके समझा सकूं, तो समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था ये, एक क्वेश्चन पार्लियामेंट्री सिस्टम का। ये क्वेश्चन देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन the parliament are represented in government. Government is responsible to the parliament and can be removed by it. Government is elected by the people and can be removed by them. Government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term. ये जो क्वेश्चन है ये 2020 का आया हुआ है प्रीलिम्स में।
तो इसके आंसर आप बताओ, अगर पता हो तो। बता दिया? तो हम मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। पहले मैं बताता हूँ उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? आंसर से पहले मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ऐसा होता है क्या? नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी सरकार में? किसी को मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। अपोजिशन को तो नहीं मिलेगी, अपोजिशन को, और अपोजिशन में छोटी मोटी पार्टियां होंगी उनको तो और नहीं मिलेगी। ठीक। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है अपना। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब बचे अपने पास तीन। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। हाँ भाई, ये तो हो सकता है, क्यों नहीं। रिस्पॉन्सिबल तो होती है पार्लियामेंट की तरफ, और पार्लियामेंट उसको हटा भी सकती है। हाँ चलो ठीक है, इसको रखते हैं अलग से। फिर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, यही बात सही है, रिमूव बाय देम हाँ ठीक है, इनडायरेक्टली तो हटा ही सकते हैं, चलो इसको भी रखते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स टर्म। नहीं, ऐसा कहाँ होता है? हटा क्यों नहीं सकते हैं? गवर्नमेंट इज चोजन बाय पार्लियामेंट, गवर्नमेंट कब से इस चोजन बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी रिमूव, ऐसे कैसे हटा नहीं सकते? सरकार को तो हटा ही सकते हैं, जैसे बहुत सारी सरकारें टूट नहीं जाती हैं, तो हटा तो सकते ही हैं। तो ये स्टेटमेंट गया, यानी अपने पास बचा क्या, बी और सी। अब फिर से वापस बी पे आते हैं, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट। सही बात है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम। लेकिन ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वैलिड है क्या? नहीं वैलिड है। लोग सरकार हटा सकते हैं? नहीं, वो एमपीज का काम है। तो इलेक्टेड बाय द पीपल ये तो सही है, लेकिन लोग तो नहीं हटा सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत जाता है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये सेक्शन खत्म होता है। अभी पार्लियामेंट क्योंकि काफी बड़ा सेक्शन, सारी चीजें मैं एक साथ नहीं पढ़ूंगा, धीरे 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 छोटे छोटे डोज देता रहूंगा मैं, ताकि आपको भी समझने में और इसको क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाए। ठीक है, रिवीजन करने में आसानी रहे। तो इसी के साथ विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। ठीक है। जय हिंद।